हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन है अधूरी तो उसको पूरी करिए OL एक्सपर्ट के साथ। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लाइव सेशन में हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, दैट इज रेशियो एनालिसिस। हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस टॉपिक को कवर करके हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, रेशियो एनालिसिस तो हमने खत्म कर दिया था। तो आई होप आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपने पढ़ा होगा एंड उससे रिलेटेड जो आपको MCQs मैंने आपको दिए थे एज असेसमेंट, वो भी आपने किए होंगे। तो आज हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर में से किस तरह के MCQ आ सकते हैं ये देखना। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें जो चीज़ें आएंगी जैसे कि कॉमन साइज, कंपैरेटिव, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एंड नेक्स्ट आपका जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो करते थे, एक पूरा स्टेटमेंट बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे रिलेटेड आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहाँ आपकी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही तरह के आ सकते हैं। ठीक, सो जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे एंड कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा होंगे। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो चीजें कवर करनी है वो है मीनिंग, कॉन्सेप्ट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, क्यों हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। तो बच्चों, स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर विच काइंड ऑफ पर्सन। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है किन लोगों के लिए, ये आपको बताना। ठीक, सो ये भी देखो कैसा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्या पर्पस सर्व कर रहा है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एंड दी टूल्स ऑल्सो, टूल्स पे ज्यादा ध्यान देना। सो इससे जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इसी तरह के आएंगे जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि वो ये देख सके कि मैनेजमेंट कहाँ लैक कर रहा है, मैनेजमेंट कितना फाइनेंशियल स्टेबल है, एंड यहाँ पे एक एक्यूरेट फिगर पता चल सके कि वो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बनाए गए वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन बता रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना है एंड देखना है कि कंपनी लिक्विड है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए वी नीड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हमने बना दिया, हमने अकाउंटिंग कर दी 1 साल की। ठीक, 1 साल की अकाउंटिंग हो गई है, अब ये देखना है वो 1 साल के अकाउंट्स बता क्या रहे हैं। ठीक है, सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखना है कि अच्छा 1 साल काम कर लिया, 1 साल बाद कंपनी इस पोजीशन पे है। अब एक कैसे पता चले कंपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, इसके लिए हमें टूल्स यूज करने होंगे, एनालिसिस करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता क्या रहे हैं। अब ये हो सकता है जरूरी मैनेजमेंट के लिए भी, ट्रेड यूनियंस के लिए भी एंड क्रेडिटर्स के लिए। All those people, there are all the person that is associated with the business internally or externally, they assess they do the financial statement analysis of the company or firm or any business in order to find out कि business की current working position क्या है, accounting position क्या है। तो यहाँ correct answer होगा बच्चों क्या, all of the above। Okay, I hope ये आपका आंसर सही होगा। Okay, next, comparative statement of profit एंड लॉस किस नाम से और जाना जाता है। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नाम पूछा है। सी अगेन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज, स्टेटमेंट शोइंग ओनली परसेंटेज चेंज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नन ऑफ द अबव। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है, क्या डिपिक्ट करता है। देखो, तो यहाँ हम डेटा कंसिडर करते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक, सो हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर से इस साल का रेवेन्यू कितना सही रहा, कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, क्या एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। तो ये सारी चीजें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलती हैं। तो इसमें जो हम डेटा कंसिडर करते हैं वो प्रीवियस एंड करंट ईयर दोनों का कंसिडर करते हैं एंड देन हम देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है प्रीवियस एंड करंट ईयर में। तो एक हम वैल्यू निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि बताता है कि कितना चेंज आया है बिटवीन दी 2 ईयर डेटा।
एंड देन हम उसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज एंड हम परसेंटेज में डेटा निकालते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज अराइज हुआ है इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस ईयर। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? देखो दो तरह के एनालिसिस समझने हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है तुम्हारा क्या कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस एंड इंट्रा एंड इंटर। इंटर भी आप पढ़ के जाइएगा, 4 तरह के एनालिसिस पढ़ के जाइएगा, इनकी मीनिंग समझनी है बस, मतलब समझ के जाओगे, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है कि एक पर्टिकुलर टर्म की मीनिंग ही क्या होती है, ये किस लिए यूज होता है। एमसीक्यूज आपके ईजिली सही मार्क होंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो पहला अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमेशा हम ईयर टू ईयर डेटा कंपेयर करते हैं, ठीक। सो ऐसे जो भी स्टेटमेंट्स आप लोग प्रिपेयर करते हैं जिसमें ईयर वाइज डेटा कंपेयर किया जाता है, जिसमें ईयर वाइज डेटा मेंशन किया जाता है, सो उसे हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ऐसे कौन से स्टेटमेंट है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल। अब ये वर्टिकल एनालिसिस क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे है, ठीक। अब देखो कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते थे, यहाँ भी जैसे हमने फिगर लिखी, मतलब जो भी आपको कंसिडर करनी है, बैलेंस शीट कंसिडर कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने 2 ईयर का डेटा देखा, ठीक। अब यहाँ कंपैरिजन देखो कैसे हो रहा है, कंपैरिजन ऐसे होता है, ठीक। ये करंट ईयर का डेटा, ये प्रीवियस ईयर का डेटा, इसमें और इसमें कंपेयर होता है एंड देन यहाँ पे चेंज वैल्यू लिखते हैं जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एंड देन हम इस एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज चेंज में मेंशन कर देते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? दिस, ठीक। एंड इसे हम क्या कहेंगे? ये हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हमने ये वाला डेटा इस वाले डेटा से कंपेयर किया, देन हमने चेंज कंसिडर किया, देन हमने उसी को परसेंटेज में चेंज कर दिया, ठीक। विद दिस रीजनिंग वी से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है? अब वर्टिकल मतलब इस तरह से जो कंपेयर हो। अब ये ऊपर से नीचे कंपेयर कैसे हो? देखो वर्टिकल में आपके सारे कॉमन साइज आ जाएंगे, ठीक। जैसे आप पहले लायबिलिटी साइड कंसिडर करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड उसमें पहला हेड है शेयर होल्डर एंड आपके बाकी अदर हेड्स लिखे एंड टोटल कर देते हैं हम लोग, ठीक। सो अब यहाँ पे हम फिगर किससे कंपेयर करते हैं? हम यहाँ देखते हैं एक पर्टिकुलर लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंटेज कैरी करती है, ठीक। सो यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, ठीक, ऊपर से नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटी जैसे शेयर होल्डर फंड ले लिया, शेयर होल्डर फंड कितना परसेंटेज है टोटल लायबिलिटी का, ठीक। तो ये जो परसेंटेज आएगा, ये हम जो परसेंटेज कैरी, ये जो हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, ये वेटेज बताता है ऑफ पर्टिकुलर लायबिलिटी ओवर अ टोटल लायबिलिटी। क्लियर? अब ये एस इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्टिकल एनालिसिस। सो कॉमन साइज आपके क्या रिपीट करते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ भी क्या कह रहा है? वर्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एब्सोल्यूट टर्म, परसेंटेज टर्म, डिफरेंट टर्म या बोथ ए एंड बी। सो अभी पढ़ा था एब्सोल्यूट टर्म एंड परसेंटेज बेसिस पे यहाँ पे चेंज बताया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, in comparative percentage change can be calculated with the help of which formula? Okay, यहाँ पे जब हम comparative statement बनाते हैं, याद है, ठीक, comparative statement जब हम बनाते हैं तो हम at last percentage change निकालते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? उसके लिए देखो हम क्या कंसिडर करते हैं, उसके लिए जो चेंज हम कंसिडर करते हैं वो होता है हमारा एक्चुअल चेंज क्या आ रहा है बिटवीन प्रीवियस डेटा एंड करंट ईयर डेटा, एंड उसके साथ साथ देखते हैं कि किसके अगेंस्ट मतलब स्टैंडर्ड क्या सेट करते हैं। तो देखो हमेशा स्टैंडर्ड प्रीवियस सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको अपने परसेंटेज देखना है कि आप कितना पढ़ाई में इम्प्रूव हुए हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? पिछली क्लास में आप देखते हैं कि देखो मेरे 11th में 80% आए थे एंड इस बार 12th में 90% आए, तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आपके परसेंटेज इंक्रीज करें। बट अब यहाँ बात करें कंपैरिजन किससे किया है? प्रीवियस से कि करंट से किया? प्रीवियस से किया। सो यहाँ फॉर्मूला कुछ बच्चे याद रखते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ओके हमें परसेंटेज चेंज कंसिडर करना है, चेंज वैल्यू एंड स्टैंडर्ड क्या होगा? पिछला वाला, दैट इज प्रीवियस ईयर। सो फॉर्मूला अपने आप ही क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय
अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को एज 100 लेते हैं या अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी को 100 लेते हैं या टोटल एसेट को 100 लेते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? देखो, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट, एक पर्टिकुलर लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट का कितना परसेंटेज कैरी करती है, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि जब भी हम ऊपर की जो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो सम टोटल होती है ऑफ द टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, कि हम सिर्फ टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी को 100 कंसिडर करते हैं एंड इसके अगेंस्ट में हम हर एक लायबिलिटी, हर एक एसेट का परसेंटेज वैल्यू देखते हैं कि हर एक एसेट कितना परसेंटेज है टोटल एसेट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, ओके, 31 मार्च 2021 इट वॉज 5 लाख एंड नेक्स्ट ईयर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो है 8 लाख, ओके। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ एंड उसके साथ साथ पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ, ओके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये हमारा ये क्वेश्चन है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक। सो यस, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से भी आ सकते हैं, क्लियर, ओके। अब यहाँ का बात करें 2 ईयर का डेटा कंसिडर करोगे, इसमें से पहले तो एक आइडेंटिफाई कर लो which year will be the current year and which year will be the previous year. So यहाँ current year आपका हो गया 2022 and previous year हो गया आपका 2021. 2022 में कितनी liability है? It is 8 lakh and previous year में it was 5 lakh. So increase दिख रहा है कि decrease? पहले 5 थी, अब 8 हो गई है, तो ये क्या दिख रहा है? Increase दिख रहा है, ठीक है, increase by 3 लाख, ओके। अब हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो नीचे जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो किसका रखेंगे? प्रीवियस ईयर का रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। सो ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे परसेंटेज वैल्यू। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहे? 3 लाख का चेंज होगा एंड 60% का चेंज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 2021 में दैट इज रुपीज 15 लाख एंड 2020 में भी गिवन है दैट इज रुपीज 12 लाख, ओके। यहाँ पे हमें बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज आती है, किसका क्वेश्चन है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। सो यहाँ पे भी हमें सेम वे में क्वेश्चन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ, बट जब आप MCQ CUET के एग्जाम में करोगे तो जल्दी जल्दी करोगे। जैसे यहाँ से तुरंत देख सकते हो, अच्छा ये 2021 है, ये 2020 है, तो ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, डिफरेंस आ रहा है 3 लाख का, 3 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 12 लाख एंड देन हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे, क्लियर है, ओके। करंट ईयर आपका हो जाएगा 2021, प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा 2020, ठीक, ओके। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा प्रीवियस ईयर है इट वाज 12 लाख एंड जो करंट ईयर है इट वाज 15 लाख, ठीक, ओके। चेंज कितना आ रहा है? चेंज आ रहा है 3 लाख का एंड दिस चेंज विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट प्रीवियस ईयर डेटा, तो उसको कंसिडर करते हुए हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, ओके। The correct answer will be 25. Next, cost of material consumed given है 1 ईयर का एंड देन हमें गिवन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें यहाँ बताना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सो ये क्या है? ये है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे हम बेस लेते हैं किसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। सो ये ध्यान रखना, हो सकता है आपको छोटा सा स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए एंड आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के कुछ पर्टिकुलर हेड्स का परसेंटेज वैल्यू अगेंस्ट दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम कितना उसकी वैल्यू दिखाएंगे, वेटेज दिखाएंगे, वो परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है, ओके। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में यहाँ 6 लाख एंड हमें किसके अगेंस्ट में ये परसेंटेज दिखाना है, मतलब कि हमें ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का। सो ये है आपका 10 लाख और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप इसे 100 से, ठीक। सो जो यहाँ पे परसेंटेज आएगा वो आएगा 60% एंड दैट विल बी योर आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंजिबल एसेट्स गिवन है
4 लाख के 31 मार्च 2020 को इंटैंजिबल एसेट्स गिवन है 2 लाख, टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख, ठीक। So then what will be the percentage of total asset to tangible assets to total asset? This is your common size statement, this is your common size balance sheet, ठीक। So यहाँ पे जो हमें कंसिडर करना है वो हम परसेंटेज किसके बेसिस पे निकालेंगे, हमें देखना है कि टैंजिबल कितना है, टैंजिबल है आपकी 4 लाख, ठीक। कॉमन साइज में जब भी हमें परसेंटेज वैल्यू बताने को कहा जाता है किसी पर्टिकुलर एसेट की, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं, टोटल एसेट की वैल्यू कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक। सो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टोटल एसेट्स हैं आपके 10 लाख, ओके, सो ये आपका आ जाएगा 40%। नेक्स्ट, The financial statement of business enterprises include what? Okay, ये मैंने आपको कहा था, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर होती हैं। सो क्या बैलेंस शीट कंसिडर होती है? यस। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर होता है? यस। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिडर होता है? यस। इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी कंसिडर करते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको नाम याद रखने, कुछ चीज़ें हैं अकाउंट्स में जिसमें आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। सो ये कहीं भी रेफरेंस देके पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको बेटर है कि आपको जो चीज़ें अकाउंट्स में, हमें अकाउंटेंसी में जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जो चीज़ें याद में रखनी होती है, वो बस आपको कुछ नाम याद रखने, बाकी तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही नॉलेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज, ये सभी यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी होता है, वर्टिकल एनालिसिस भी होता है, एंड रेशियो एनालिसिस भी होता है। इट डिपेंड कि किस यूज़र को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। यूज़र अपने इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए होती है, उसे किस तरह से उससे क्या कंक्लूजन उसे ड्रॉन करने हैं, इसके बेसिस वो टूल अपना सेलेक्ट कर सकता है। देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसके बेसिस पे जो भी यूज़र है जिनको एनालिसिस करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंक्लूजन ड्रॉ करना है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग टूल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, The annual report is issued by company to its annual report regular basis पे किसे issue करी जाती है? Annually. So it will be shareholder. Shareholders owner होते हैं and owners को annual report present करी जाती है of company. Next, balance sheet provide information about financial position of enterprise at a point, over a period of time, for a period of time, none of the above. So देखो, जब हम financial statement analysis करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। सो यहाँ करेक्ट वर्ड क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल रहा है? हमें यही पता चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर अभी मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे दिया है, जहां मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरह के एनालिसिस है। सो अगर अभी याद है तो सबको ये आंसर क्लियर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है? सो यहाँ ध्यान रखो, टूल्स ऑफ आपको याद रखने होंगे कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। सो मेजर 4 आपको हेडिंग याद रखनी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एंड द सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड द थर्ड इज रेशियो एनालिसिस, and the last cash flow statement. ठीक, ओके, ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि टूल्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के, तो आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव, कॉमन, रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? चारों में से जो नाम अजीब लग रहा है वो हटा दो। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस किस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है ये हमें बताना है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यस ऑब्जेक्टिव पर्पस ये पूछे जा सकते हैं, मीनिंग भी पूछी जा सकती है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। पहला है टू कंपेयर विद अदर फर्म्स एंड इंडस्ट्रियल डेटा, मतलब जो डेटा होता है हमारे अदर फर्म्स का या फिर इंडस्ट्री का, उनसे कंपेयर करने के लिए, यस ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंप्लीफाइड मैनर, मतलब जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी डिटेल में, मतलब जो हमने चीज़ें लिखी हैं कि हमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, एसेट्स कितने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने चीज़ें लिखी हैं, कितना रेवेन्यू हुआ, कितनी कॉस्ट इनकर करी, कितने एक्सपेंसेस इनकर करे। सो इन सारी चीज़ों को क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो इन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो टूल्स फॉर एनालिसिस है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस फैसिलिटेट करता है उन सभी पर्सन को जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एंड उनको ये समझने में हेल्प करता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में कंपनी के बारे में क्या बता रहे हैं। सो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। थर्ड, फोरकास्ट एंड प्लानिंग करने में हेल्प करता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि करंट सिचुएशन क्या है, ठीक। उसके साथ साथ हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि प्रीवियस से हमने कितना बेटर किया या हम कितने नुकसान में हैं, ठीक। सो ये जो कंपैरिजन करते हैं इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फ्यूचर के टारगेट्स क्या होने चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बच्चों क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which item is assumed handed while preparing common size statement of profit and loss? अभी मैंने इसका आंसर दिया भी था जब मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब अगर हमें ये पता लगाना होता है कि पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर रेवेन्यू, एक टोटल रेवेन्यू कितना बांटे, तो वहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं। जैसे अभी पीछे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था, वहाँ भी इसका आंसर था। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितनी भी हेड्स होते हैं, जितनी भी थिंग्स दैट वी कंसिडर या पर्टिकुलर दैट वी कंसिडर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम यहाँ पे जो मेन जिसके अगेंस्ट पे हम सारे परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। ओके, नेक्स्ट, शेयर होल्डर फंड ऑफ ग्रो लिमिटेड वॉज 4 लाख एंड दिसंबर 2019 में उनकी वैल्यू थी 4 लाख की, 5 लाख हो गई है 2020 में, मतलब नेक्स्ट ईयर 5 लाख हो गई। परसेंटेज चेंज कितना है ये बताना है, ठीक। कंपैरेटिव का ही क्वेश्चन है तो सिंपली देख लो 1 लाख का चेंज था, ठीक। एंड उसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर का डेटा कंसिडर करना है, दैट इज 4 लाख मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी 25%। नेक्स्ट, इफ शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड वॉज 10 लाख, long term borrowing was 1,40,000, trade payable was 3,60,000, what will be the percentage of shareholder fund to the total liability of balance sheet? अब देखो यहाँ पे total liability नहीं गिवन थी पर आप निकाल सकते हो, कैसे? देखो शेयर होल्डर फंड गिवन है, ठीक, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी भी गिवन है, ट्रेड पेबल मतलब करंट लाइबिलिटी का हेड गिवन है। सो यही 3 तो हेड मेजर कंसिडर करते हैं, एंड जितनी क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटी दी होगी यही तो मिलके क्या बनाएगी, टोटल लाइबिलिटी। तो जितने भी क्वेश्चन में लाइबिलिटी दी हुई है ये क्या बना रही है, ये टोटल लाइबिलिटी बना रही है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो सारी लाइबिलिटी को ऐड कर लो, ठीक है, दैट इज 10 लाख, इसमें हम ऐड कर देंगे 1,40,000 एंड द लास्ट 3,60,000। तो ये टोटल आ रहा है आपका 15 लाख, ठीक। सो ये हमारा आ गया कि हाँ ये तो टोटल लाइबिलिटी। अब हमें पूछा गया क्या है, कॉमन साइज का हमें पूछा गया, एंड हमें पूछा गया कि शेयर होल्डर फंड टोटल लाइबिलिटी का कितना परसेंटेज बनाती हैं। तो शेयर होल्डर फंड है 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, ठीक। ओके, सो ये आ रहा है आपका 666, ठीक। ओके, डेसिमल में आएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब हमें देख के लग गया था कि हाँ 666 आएगा तो वो आप सीधे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल ईयर आर एनालाइज, इसे हम क्या कहते हैं, मतलब जब हम सिंगल ईयर का डेटा एनालाइज करते हैं, ये हम कब करते हैं, कॉमन साइज में करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी कितना परसेंटेज बना रही है टोटल लाइबिलिटी का, एंड एक पर्टिकुलर एसेट कितना परसेंटेज बना रही है टोटल एसेट का, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं
वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट, सुमात्रा लिमिटेड वांट्स टू असेस की फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, उसे इसमें क्या कंडक्ट करना है। अगर हमें ये जानना है कि फ्यूचर में हम कितना अर्न कर सकते हैं या फिर हमारे फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे किस तरह का एनालिसिस करना चाहिए। एक्सटर्नल एनालिसिस? नो, एक्सटर्नल एनालिसिस हम हमेशा तब करते हैं जब हमें ये देखना होता है कि हम बाकी फॉर्म से कितना अच्छा कर रहे हैं या हम कितना लैक कर रहे हैं। तो हम मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस, देखो नाम ही ऐसा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मतलब एक साल की अर्निंग कैपेसिटी या फिर एक साल में आप क्या टारगेट रख सकते हैं, ये इसका एनालिसिस हम यहाँ करते हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि फ्यूचर में आने वाले समय में हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, तो हमेशा हमें करना चाहिए लॉन्ग टर्म एनालिसिस। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंसिस्ट हाउ मच कॉलम, कितने, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखो एकदम से सोचे मत लग जाना या फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो पहले बैलेंस शीट के कॉलम बना लो। ठीक, एक होता है हमारा पर्टिकुलर का, फिर एक होता है हमारा वर्किंग नोट का, एंड देन हम ईयर वाइज डेटा लिखते हैं। ईयर वाइज डेटा हमें कंपैरेटिव में कितना कंसिडर करने होते हैं, 2 ईयर का डेटा कंसिडर करना होता है। सो ये हमारा हो गया 2 ईयर का डेटा, एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं कि एब्सोल्यूट चेंज कितना है, एंड देन हमारा परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए, 5। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स गिवन है कंपनी के, ठीक, एंड इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख, परसेंटेज चेंज कितना है। सो क्वेश्चन करना है, चेंज देख लो, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डेटा, दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है आपका चेंज 33.32। ओके, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी गिवन है 15 लाख एंड शेयर कैपिटल गिवन है 3 लाख, परसेंटेज कितना होगा शेयर कैपिटल का शोन इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अगेन सेम क्वेश्चन हम वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज आपका ये था 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इज 15 लाख, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज बना रही है। ठीक, एंड इट इज कमिंग 20%. So these are the practical questions that are expected in your examination. इस तरह के practical questions आपकी बन सकते हैं CUET के एग्जाम में, एंड इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आपको प्रैक्टिस रखनी है, जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनेगी। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। समय कम होगा, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आप ऐसे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, CUET के लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है, ये ध्यान रखना। ठीक, बहुत ज़्यादा समय आप हर क्वेश्चन पे नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारा समय आपको नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ना है, एनालिसिस करना है कि आता है कि नहीं आता है, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। ये जिद पकड़ के मत बैठना कि नहीं हमें तो करना ही करना है, हमें इसे पूरा सॉल्व करके फिर जाना है। देख लो, एक बार पढ़ लो, एक नज़र मारनी है, एंड देन देखना है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है देन अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, एंड अगर बेसिक जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ट्राई करो पहले उसको करना, क्योंकि जब थ्योरी वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत है, बहुत टाइम लगने वाला है, थोड़ी देर बात कर लेना, मतलब बाकी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। अगर प्रैक्टिकल पे ग्रिप नहीं है, ग्रिप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, असेसमेंट शीट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है OL एक्सपर्ट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको डेली बेसिस पे उसको हर क्लास में डाउनलोड करिए, एंड देन उसको घर पे सॉल्व करिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, ओके, सो यहाँ हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, सो जैसे कि हम एक क्वेश्चन में काम करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैसे टैक्स वाले वैल्यू पे जाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे काम करना है। ठीक है, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इसमें ऐड कर दो अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है, देखो ये कह रहा है कि ऑपरेशंस का 20%, मतलब 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख हुआ। ठीक, सो टोटल रेवेन्यू हो गया यहाँ पे 6 लाख। ठीक, तो हमने यहाँ टोटल रेवेन्यू कंसिडर कर लिया। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब दिस। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 40%, तो यहाँ क्या करना है 40% निकालोगे किसका, 5 लाख का। 5 लाख का 40% इस तरह से निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2 लाख।
सो ये आ रहा है आपका 4 लाख। ओके, जब हम रेवेन्यू पूरा कंसिडर कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं एंड एट लास्ट क्या हम पेमेंट लेस करते हैं, दैट इज टैक्स पेमेंट। नाउ लेस करेंगे टैक्स। टैक्स लायबिलिटी इस क्वेश्चन में कितनी दिख रही है? टैक्स लायबिलिटी दिख रही है 30%। अभी 30% किस पे लगाते हैं? हम लगाते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उन्हें हम हटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, देन जो हमारे पास अमाउंट आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब इसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस चार्ज कर लिए हैं, ये है हमारा आखिरी इनकम, ये है हमारा आखिरी प्रॉफिट। अब इसमें से जो फाइनल एक्सपेंस हम लेस करेंगे वो होगी टैक्स की इनकम। सो ये हम कैलकुलेट करेंगे 30%, यानी 30% का रेट लगेगा इस पे, ठीक। 4 लाख का 30% इट विल बी 1,20,000। सो हमसे पूछा, ये नहीं गया था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा। अगर ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा तो 4 लाख माइनस 1,20,000 करते, वो हमारा आंसर होता। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि टैक्स कितना होगा तो इट विल बी 1,20,000। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,20,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 20,000। हमें यहाँ बताना है कि ऑपरेटिंग इनकम का कितना परसेंटेज होगा ओवरऑल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो हमें यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करनी होगी, ठीक। तो पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन था 1,20,000। इसमें से हम हटा देंगे क्या? हम हटा देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड फिर हम हटा देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई टू अर्न दिस रेवेन्यू वो हटा दो, ठीक। सो ये बचा कितना? 60,000। तो 60,000 एंड ये किसके अगेंस्ट परसेंटेज निकालना है, मतलब ये किसका परसेंटेज निकालना है? इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 1,20,000 एंड ये आपका 100, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन कंसिडर करे, जो हमने क्वेश्चन स्टडी किए थे, वो थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड एंड इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्टेड है। कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर मोर क्वेश्चन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू ओएल एक्सपर्ट। थैंक यू क्लास। तो क्या आप भी सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके सिलेबस और प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है? तो डोंट वरी, ओएल एक्सपर्ट लेकर आ रहा है सीयूईटी एग्जाम की फ्री लाइव क्लासेस फ्रॉम 15 मई। तो क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।